नमस्कार। दोपहर 2 बजे की 5 बड़ी खबरों के खास कार्यक्रम में बहुत स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ मुस्कान गंगराड़े। यहां पहली बड़ी खबर की अगर बात करें, डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी हुई है। बता दें कि अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत हो गई है। दूसरी खबर दिल्ली से जुड़ी हुई है, जहां छठ पूजा को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। तीसरी बड़ी खबर बिहार से है, जहां शारदा सिन्हा का 5 नवंबर को दिल्ली के एम्स अस्पताल में निधन हो गया। और चौथी बड़ी खबर महाराष्ट्र से है, जहां अजीत पवार की पार्टी एनसीपी ने भी अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। पांचवी खबर की बात करें, राहुल गांधी से जुड़ी हुई खबर है। और सबसे पहले बात करेंगे पहली खबर की, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी हुई है। डोनाल्ड ट्रंप की जीत हो गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अपने समर्थकों को संबोधित किया, कहा कि देखो आज मैं कहां हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने समर्थकों का धन्यवाद दिया और कहा कि मैंने ऐसा जश्न पहले नहीं देखा। उन्होंने कहा कि वो देश को सुरक्षित करने के लिए सब कुछ करेंगे। इस दौरान उनके समर्थक यूएसए यूएसए के नारे लगाते रहे। ट्रंप ने कहा कि मैं हर नागरिक आपके लिए, आपके परिवार के लिए और आपके भविष्य के लिए लड़ूंगा। ट्रंप ने उनके भाषण की तारीफ की है, उनके सपोर्ट के लिए धन्यवाद भी दिया है। बता दें कि एलन मस्क ने बढ़ चढ़कर चुनाव में ट्रंप को समर्थन दिया था और फंडिंग भी की थी। तो अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप को जीत हासिल हुई है और विश्व के सबसे शक्तिशाली देश माने जाने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति, अगले राष्ट्रपति अब डोनाल्ड ट्रंप होंगे और ये उनका दूसरा कार्यकाल होगा। और चलिए इस खबर पर बातचीत करेंगे। विदेश मामलों के जानकार डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने हमारे साथ जुड़ गए हैं स्वदेश न्यूज पर। बहुत स्वागत सर आपका। सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप को दूसरा कार्यकाल हासिल हो गया है, भारत पर उनकी जीत का कितना असर पड़ेगा सर, आपसे समझना चाहेंगे। देखिए मुस्कान जी, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप दोनों अपने देश को प्रथम तौर पर रखते हैं। अमेरिकन फर्स्ट का नारा देकर ट्रंप सत्ता में आए हैं और मोदी जी के लिए भारतीय फर्स्ट है। तो जब जो दोनों नेताओं में वैचारिक समानता है, दोनों नेताओं की वैश्विक सोच, दोनों नेताओं की निर्णय परखता, निर्णय क्षमता, उनमें इतनी सामंजस्यता है कि आने वाले समय में भारत और अमेरिका के संबंध मजबूत हो सकते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी पिछले दिनों जब अमेरिका गए थे तो उन्होंने विपक्ष में होने के बावजूद ट्रंप की तारीफ करते उन्हें अपना बेहतर दोस्त बताया था और ट्रंप भी कई मौकों पर ऐसा करते आए हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि ट्रंप की नीतियां चीन को लेकर और पाकिस्तान को लेकर बहुत ही आक्रामक रही है और यह दोनों देश जो है पाकिस्तान और चीन भारत के लिए मुश्किलें बढ़ाते रहे हैं। तो ट्रंप क्वाड को फिर मजबूत कर सकते हैं। ट्रंप के पुतिन के साथ बहुत अच्छे संबंध है। इसका मतलब है कि भारत की जो संतुलन की नीति है वो ट्रंप को रास आ सकती है। तो आप रणनीतिक तौर पर ले लें या वैश्विक तौर पर ले लें, ट्रंप का आना भारत के लिए एक अच्छा समाचार है और आने वाले समय में दोनों देशों पर इसका बेहतर परिणाम देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल अच्छा संकेत आप बता रहे हैं डॉक्टर ब्रह्मदीप जी, लेकिन इलीगल इमिग्रेशन को लेकर जो पहले भी बयान डोनाल्ड ट्रंप के सामने आ चुके हैं, अब उनकी जीत के बाद इसे कैसे देखा जाए? देखिए मुस्कान जी, कोई भी देश इलीगल इमिग्रेशन को क्यों पसंद करेगा? और नीतिगत तरीके से जब भी आपको किसी देश में बसना हो तो आप नीतिगत तरीके से जाइए। तो अप्रवासन को लेकर जो ट्रंप की नीतियां हैं वो मुखर आलोचक रहे, लेकिन उसका मतलब भारत नहीं है, सिर्फ भारत नहीं है। मेक्सिको की सीमा पूरी खुली हुई है, वहां पर अमेरिका परेशान है, बहुत सारे देशों के लोग आकर रहते हैं, जिससे अमेरिका में विभिन्न समस्याएं भी आ रही है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में नीतिगत तरीके से जो नागरिक जाएंगे उनको फायदा मिलेगा। और ट्रंप भारत के लिए इस मामले पे कठोरता इसलिए नहीं बरत सकते क्योंकि जो टेक्निकल जो कंपनीज है, बहुत सारी आईटी कंपनीज है, वो भारत के बिना तो दुनिया में उनका काम चलता ही नहीं है। और यदि भारतीय तकनीकी विशेषज्ञों को अमेरिका अपने यहाँ पर जगह नहीं देगा तो उनकी अर्थव्यवस्था प्रभावित हो जाएगी। तो इस अंदेशे से भारत को ग्रस्त नहीं होना चाहिए कि भारतीय युवाओं के लिए या भारतीय उद्यमियों के लिए घातक होगा। बिल्कुल नहीं, ट्रंप एक अच्छे व्यापारी है और अपने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए भारतीय लोगों के योगदान को बखूबी समझते हैं। इससे भारत को कोई ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। मुस्कान जी बिल्कुल। तो कुल मिलाकर ये माना जाए कि डोनाल्ड ट्रंप की दूसरी जीत, उनके दूसरा कार्यकाल जो है, भारत के लिए गुड न्यूज है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर ब्रह्मदीप जी हमसे बातचीत करने के लिए।
चलिए बढ़ेंगे आगे और दूसरी बड़ी खबर की बात करेंगे। अब कैसे मनेगा छठ? दिल्ली हाईकोर्ट में बुधवार को छठ पूजा के मसले पर दायर याचिका पर सुनवाई हो गई है और अदालत ने यमुना के किनारे छठ पूजा करने को लेकर याचिका पक्ष जानने के बाद पूजा करने की इजाजत देने से इनकार कर दिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि यमुना की हालत ऐसी नहीं है कि उसके अंदर जाकर पूजा की जाए। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि बीते दिनों एक व्यक्ति ने यमुना में डुबकी लगाई थी, जिसके बाद उसे 2 दिन अस्पताल में आईसीयू में भर्ती होना पड़ा था। ऐसे हालात में पूजा की इजाजत देना उचित नहीं होगा। दिल्ली के यमुना किनारे हमेशा से पूर्वांचल समाज के लोग छठ पूजा करते आए हैं, लेकिन पानी में बड़े पैमाने पर प्रदूषण की वजह से साल 2023 में भी छठी मैया के भक्त यमुना के किनारे पूजा नहीं कर पाए थे। पिछले साल भी यमुना नदी के तट पर छठ पूजा की अनुमति देने से हाईकोर्ट ने मना कर दिया था और इस बार भी अमूमन यही स्थिति बन रही है और इसकी बड़ी वजह प्रदूषण है। यमुना में बढ़ता हुआ प्रदूषण का स्तर है। यमुना घाट पर इस बार छठ पूजा नहीं होगी। सुनवाई के बाद इजाजत देने से दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस पर इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। छठ पूजा को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। यमुना घाट पर छठ पूजा इस बार नहीं हो सकेगी। तो छठ महापर्व देश भर में मनाया जा रहा है और बिहार का ये लोक पर्व है और पूरी आस्था के साथ छठ पूजा के लिए घाटों पर लोग पहुंचते हैं। लेकिन अगर दिल्ली की बात करें, AQI यहां पर 400 के पार हो गया है और यमुना की आप ये तस्वीरें देखिए। अमूमन हर साल यही तस्वीरें दिल्ली से यमुना नदी के सामने आती है, जब जहरीला झाग यमुना के ऊपर एक परत के रूप में जमा हो जाता है और इन्हीं तस्वीरों को संज्ञान में लेते हुए दिल्ली कोर्ट ने सुनवाई में यह फैसला सुनाया है कि यमुना के घाटों पर छठ पूजा इस बार नहीं होगी। ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे संवाददाता दिल्ली इरफान खान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। इरफान, अमूमन यही स्थिति बनती है, एक बार फिर से हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया है स्थिति को देखते हुए यमुना घाटों की पूजा को लेकर। दिल्ली की बात करें तो छठ पूजा को लेकर जिस तरह छठ पूजा समिति संघर्ष ने जिस तरह तो हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी, जिसमें याचिका में कहा गया था कि दिल्ली की यमुना नदी के तट पर जो है छठ पूजा करने की अनुमति दी जाए, लेकिन सुप्रीम हाई कोर्ट ने उस पर प्रतिबंध लगा दिया है। हाई कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली की यमुना की स्थिति ऐसी नहीं है जिसमें उतरकर पूजा की जाए। यमुना की बात करें तो यमुना में पानी में जिस तरह प्रदूषण की मात्रा भारी है, जिसको लेकर अगर छठ पूजा की अनुमति देते हैं तो उससे लोगों के स्वास्थ्य पर काफी गंभीर असर पड़ता नजर आएगा। छठ पूजा को लेकर हाई कोर्ट ने साफ तौर पर प्रतिबंध लगा दिया है। यमुना तट पर छठ पूजा की अनुमति नहीं दी है। इससे पिछले वर्ष भी मैं आपको बताऊं, पिछले साल भी इसी तरह छठ पूजा समिति संघर्ष ने जिस तरह सुप्रीम कोर्ट से इजाजत मांगी थी छठ पूजा को लेकर, उस वक्त भी हाई कोर्ट ने जो है उस पर प्रतिबंध लगा दिया था, क्योंकि पिछले काफी लंबे समय से यमुना नदी का जो पानी है काफी प्रदूषित है, जिसके कारण लोगों के स्वास्थ्य पर उसका सीधा सीधा असर देखने को मिल रहा है। उसी तरह से इस वर्ष भी हाई कोर्ट ने जो है समिति की याचिका पर रोक लगाते हुए कहा है कि ये ऐसा करना ठीक नहीं होगा, लोगों के स्वास्थ्य पर उसका गलत असर पड़ेगा। हाई कोर्ट ने ये भी कहा है, हालांकि कोई नाम सुनिश्चित नहीं किया, लेकिन कहा है कि कुछ दिन पहले एक व्यक्ति ने यमुना में डुबकी लगाई थी, जिसके कारण उसको 2 दिन तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा था, जिसका सीधा असर उसके स्वास्थ्य पर पड़ा था। इसी को मद्देनजर रखते हुए हाईकोर्ट ने जो है छठ पूजा की अनुमति यमुना तट पर नहीं दी है। लेकिन इरफान, लोग तो बड़ी संख्या में पहुंचेंगे, उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्थाएं क्या की गई हैं? प्रशासन के लिए कुछ गाइडलाइंस हैं क्या? जी हाँ मुस्कान, प्रशासन की बात करें तो दिल्ली सरकार ने दिल्ली में 1000 से अधिक जो है छठ घाट बनाए हुए हैं, जिसको लेकर सारी तैयारियां लगभग दिल्ली सरकार की पूरी हो चुकी है। दिल्ली सरकार का साफ तौर पर कहना है पूर्वांचली लोग जो दिल्ली में काफी लंबे समय से छठ पूजा करते आ रहे हैं, उनको छठ पूजा के लिए कोई समस्या ना हो, इसके लिए दिल्ली सरकार ने पूरी तरह तैयारी की है। 1000 घाट दिल्ली में छठ पूजा के लिए बनाए गए हैं। लेकिन यमुना की अगर बात करें तो यमुना का जो पानी है वो इतना प्रदूषित है, जिसकी वजह से लोगों के स्वास्थ्य पर उसका सीधा असर पड़ेगा, तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए यमुना नदी के किनारे छठ पूजा की इजाजत नहीं दी गई है। लेकिन बड़ी वजह प्रदूषण ही है इरफान, जैसे कि आप बता रहे हैं। क्या जो दिल्ली है या फिर दिल्ली NCR है, वहाँ के लोग क्या इसी तरह परेशान होते रहेंगे और इस जहरीली हवा में रहने को मजबूर रहेंगे, या फिर कोई जरूरी कदम उठाए जाएंगे इसे कंट्रोल करने के लिए? जी हाँ मुस्कान, बात करें दिल्ली में पिछले कई दिनों से जो है वायु प्रदूषण देखने को मिल रहा है। वायु प्रदूषण के चलते दिल्ली के
लोगों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जैसे आंखों में जलन के साथ सांस लेने में तकलीफ हो रही है। खास करके बात करें बुजुर्ग और बच्चों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अस्पतालों की बात करें तो स्वास्थ्य सेवाएं अस्पताल में लंबी लंबी कतारों में लोगों को लगना पड़ रहा है। दिल्ली में वायु प्रदूषण के साथ साथ पानी भी प्रदूषित है, जिसकी वजह से लोगों के स्वास्थ्य पर जो है काफी असर देखने को उसका मिल रहा है। इसको लेकर दिल्ली सरकार हालांकि कई कदम उठा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी ने भी आम आदमी पार्टी सरकार पर निशाना साधा है। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार पर बीजेपी हमलावर होती नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी पर बीजेपी का आरोप है कि दिल्ली के स्वच्छ वातावरण को बिगाड़ने में सबसे बड़ा जो रोल है वो आम आदमी पार्टी सरकार का है। आम आदमी पार्टी सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है, लेकिन दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी बड़े बड़े दावे और वादे करती नजर आ रही है। कई लाभकारी योजनाएं ला रही है और फॉक्स प्लान की अगर बात करें तो कई प्लानों पर या टावरों पर भी आम आदमी पार्टी सरकार काम करने का दावा कर रही है। बिल्कुल, इस पर सियासत भी हो रही है, लेकिन जरूरी है कि AQI का जो स्तर है वो तुरंत कम होना चाहिए और लोगों को तुरंत राहत मिलना चाहिए। बहुत शुक्रिया फिलहाल इरफान तमाम जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते आगे। दोपहर 2 बजे की 5 बड़ी खबरों में अब अगली और तीसरी बड़ी खबर की बात करेंगे। अंतिम सफर पर शारदा सिन्हा। जी हां, शारदा सिन्हा का 5 नवंबर को दिल्ली के एम्स अस्पताल में निधन हो गया था। उनकी मौत से म्यूजिक इंडस्ट्री को तगड़ा झटका लगा है। सिंगर की मौत से परिवार वाले बुरी तरह से टूट गए हैं। स्वर कोकिला शारदा सिन्हा का पार्थिव शरीर पटना एयरपोर्ट पहुंच गया है। पटना डीएम चंद्रशेखर सिंह एयरपोर्ट पहुंचे। उन्होंने कहा कि शारदा सिन्हा का पार्थिव शरीर अभी अंतिम दर्शन के लिए राजेंद्र नगर स्थित उनके आवास पर रखा जाएगा। अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ गुलबी घाट पर कल होगा। बता दें कि बिहार के मशहूर लोक गायिका शारदा सिन्हा का मंगलवार रात दिल्ली एम्स में निधन हो गया। वे 72 साल की थी। छठ के गाए उनके गीत बेहद मशहूर हुए और इस पर्व के पहले ही दिन उन्होंने अंतिम सांस ली। महापर्व छठ से जुड़े उनके गीतों की गूंज भी सदैव बनी रहेगी। स्वर कोकिला शारदा सिन्हा का निधन हो गया है। 72 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है। किडनी की बीमारी से वे जूझ रही थी और लंबे वक्त से एम्स में उनका इलाज किया जा रहा था। उनका निधन हो गया है। वे दुनिया को अलविदा कह चुकी हैं। अब उनके अंतिम संस्कार से जुड़ा अपडेट उनके परिवार वालों ने, उनके बेटे अंशुमन ने सोशल मीडिया के माध्यम से दिया है कि कल उन्हें राजकीय सम्मान के साथ विदा किया जाएगा। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। ब्यूरो चीफ बिहार धर्मेंद्र कुमार इस खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, शारदा सिन्हा के अंतिम संस्कार से जुड़ा अपडेट सामने आया है कि कल पूरे राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी, और क्या जानकारी है अंतिम संस्कार को लेकर, बताइएगा। बात है कि इंडिगो फ्लाइट से दिल्ली से जब पटना पार्थिव शरीर पहुंचा तो उसके बाद उनके आवास पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उस पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित किया। सबसे बड़ी बात है कि मशहूर गायिका शारदा सिन्हा की निधन का खबर जिस तरह से बिहार नहीं बल्कि भारत में आई और विशेषकर बिहार में शोक की लहर दौड़ गई, क्योंकि मशहूर गायिका ही नहीं बल्कि पद्म भूषण से सम्मानित भी हुई थी और इनकी हर जगह एक गीत जो है भी लोक आस्था का महान पर्व है। ये पर्व में एक गीत उन्होंने जो गाई थी जो वो काफी लोकप्रिय रही और उनकी उसी गीत से एक बिहार नहीं बल्कि भारत में एक पहचान भी बनी। उन्होंने कई महत्वपूर्ण फिल्म भी में गाना भी गाई और अनेक तरह की भजन कीर्तन भी उनकी कैसेट भी चली। सबसे बड़ी बात है कि उनके निधन से बहुत बड़ा गहरा धक्का लगा है, कम से कम एक इंडस्ट्री बिहार सहित भारत में। और रह गई बात, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी जैसे जिस तरह से उनकी सूचना निधन की मिली उसके बाद उन्होंने तुरंत अपने अधिकारियों को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया था कि उनके राजकीय सम्मान के साथ उनकी अंत्येष्टि की जाएगी और वह गुलाबी घाट हो, पटना स्थित गुलाबी घाट पर होगा। रह गई बात अब इनके निधन से जिस तरह से कि हर पार्टियों की सभी पार्टियां, मुख्यमंत्री ने भी मुख्यमंत्री भाजपा के अश्विनी कुमार चौबे पूर्व मंत्री सहित अनेक नेताओं ने उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि यह पुण्य क्षति है उनके निधन से नहीं बल्कि बिहार के नहीं बल्कि भारत में एक पुण्य क्षति हुई है जिसे भरपाई करना असंभव हो गया। और रह गई बात अब उनकी अंत्येष्टि जो होगी वह गुलाबी घाट पर, उनकी प्रक्रिया भी यहाँ के अधिकारी जिलाधिकारी ने अपनी ऊपर कमान कस ली है और उनकी सारी व्यवस्था की जा रही है ताकि उनके किसी प्रकार का
दिक्कत ना हो, उनके परिजनों को भी दिक्कत ना हो, क्योंकि राजकीय सम्मान जब होता है तो उनमें सारी सिस्टम लग जाती है और सारी सिस्टम की व्यवस्था कराई जाती है। तो वहाँ के जिलाधिकारी ने जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश के आलोक में अपनी सारी तैयारियां पूरी कर ली है और उनकी अंत्येष्टि गुलाबी घाट में किया जाएगा। जी बिल्कुल, ये बेहद दुखद खबर है और पूरे देश में एक शोक की लहर फैल गई उनके निधन की खबर जब सामने आई। लेकिन अगर स्पेशली बिहार की बात करें तो बिहार की शान, बिहार के लोग उन्हें मानते थे और छठ पर्व के पहले ही दिन उनका निधन होना एक संयोग का है। और जैसे ही छठ पर्व के पहले दिन उनके निधन की खबर सामने आई तो बिहार का हर एक व्यक्ति काफी निराश रहा, काफी विचलित रहा। इस खबर ने हर एक व्यक्ति को विचलित किया। धर्मेंद्र जी बिल्कुल सही बात कही, क्योंकि एक छठ का महान पर्व है और छठ पर्व में मैं फिर दोबारा मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूँ कि छठ पर्व में उन्होंने जो गीत गाई है वो काफी लोकप्रिय हुई थी और वही वो गीत बिहार नहीं बल्कि भारत में उनकी एक पहचान बनी थी। ठीक है, वो अपनी जगह अनेक फिल्म में अनेक गाने गाए हैं, अनेक लोग भोजपुरी या जो भी से गाना उनकी गाई गई थी वो अलग बात थी, लेकिन ये छठ पूजा की जो गीत उन्होंने गाई थी वो काफी लोकप्रिय हुई थी। और संजोग कहिए कि आज छठ का ही पर्व है, उनकी दुख भरी ये निधन की खबर कम से कम बिहार के लोगों के लिए ये अपूर्ण क्षति रही। और जिस तरह से उनकी खबर ये आई लगभग, चूंकि बिल्कुल पूरे देश में शोक की लहर है और प्रधानमंत्री समेत कई लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। बहुत शुक्रिया आपका बातचीत के लिए, जानकारी पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं, चौथी बड़ी खबर की बात करेंगे। एनसीपी का घोषणा पत्र देखिए जारी हो गया है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की वोटिंग में अब 2 हफ्ते से भी कम समय बाकी है, ज्यादा वक्त बचा नहीं है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां जनता से तमाम वादे कर रही हैं। इसी कड़ी में अजीत पवार की पार्टी एनसीपी ने भी अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इसमें कई बड़े वादे किए गए हैं। महायुति के घोषणा पत्र में लड़की बहन योजना की राशि 2100 रुपए करने और पुलिस बल में 25,000 महिलाओं की भर्ती करने का वादा किया गया है। इसके अलावा किसानों के 15,000 रुपए की कर्ज माफी और किसान सम्मान योजना, सभी को भोजन और आश्रय की गारंटी, वृद्धावस्था पेंशनधारियों के बारे में भी घोषणा यहां पर की गई है। 2100 रुपए की सहायता राशि पेंशनधारियों को दी जाएगी। आवश्यक वस्तुओं की कीमतें स्थिर करने का वादा किया गया है। राज्य के युवाओं को 25 लाख रोजगार देने का वादा इसमें शामिल है। इसके साथ ही ग्रामीण भागों में 45,000 कनेक्टिंग सड़कों को जोड़ने का वादा किया गया है। आंगनबाड़ी सेविका और आशा कार्यकर्ताओं के लिए भी इसमें घोषणा की गई है। इनके वेतन 15,000 रुपए करने का वादा इसमें शामिल किया गया है। ज्यादा जानकारी लेंगे मुंबई से ब्यूरो चीफ संदीप रणपिसे हमारे साथ स्वदेश न्यूज पर जुड़ गए हैं। संदीप, एक और घोषणा पत्र जारी हो गया है। अजीत पवार की पार्टी का घोषणा पत्र भी सामने आ गया है। क्या कुछ प्रमुख बिंदु हैं इसके और कितना सफल होंगे लोगों को लुभाने में आने वाले चुनाव में? ये जो है अभी अजीत पवार गुट है और उसने आज जो है घोषणा पत्र जो जारी किया है, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की ओर से भी यही घोषणा पत्र जारी किया था। जो लाड़की बहन योजना है उसे 2100 रुपये देने का जो वादा किया है घोषणा पत्र में। और महत्वपूर्ण बात भी ये भी है कि किसानों की ऋण माफी कर वही योजनाओं के माध्यम से 1500 रुपये देने की जो बात की है इस घोषणा पत्र में। और सभी भोजन आश्रय, गरीबों को आश्रय देने का वादा भी पेंशन ने किया है। 15 साल पेंशन धारकों को 2100 जो पेंशन प्रति महीना दी जा सकती है। अभी ये घोषणा चुनाव आने की पहले की गई है। अब ये घोषणा का फायदा जो है वो महायुति की कब तक हो जाता है ये देखना पड़ेगा। बिल्कुल, इस घोषणा पत्र का कितना असर चुनावों पर पड़ेगा ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया संदीप, आप हमारे साथ जुड़े जानकारी पहुंचाने के लिए। तो अजीत पवार की तरफ से ये घोषणा पत्र जारी हो गया है, चूंकि महाराष्ट्र में भी चुनाव है और इस घोषणा पत्र में कई वादे किए गए हैं। लगभग हर वर्ग को फोकस में रखकर ये घोषणा पत्र तैयार किया गया है। इसमें रोजगार का वादा किया गया है। इसके साथ ही और भी कई वादे किए गए हैं। महाराष्ट्र चुनाव पर एनसीपी के इस घोषणा पत्र का कितना असर होगा ये आगे देखने वाली बात होगी।
फिलहाल आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे पांचवी और अंतिम खबर की। रायबरेली में छा गए राहुल गांधी। कांग्रेस सांसद और नेता विपक्ष राहुल गांधी ने अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली के बचत भवन में आयोजित दिशा की बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान राहुल गांधी अपने मोबाइल से हेल्पलाइन नंबर 181 को डायल कर दिया। हालांकि किसी ने कॉल रिसीव नहीं किया। इस बात पर राहुल गांधी भड़क उठे और डीएम ने कहा कि मेरा फोन नहीं उठता, ये सुरक्षा है आपकी। रायबरेली पहुंचे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने दिशा की बैठक में जिलाधिकारी हर्षिता माथुर से महिला सुरक्षा के बारे में जानकारी ली। राहुल गांधी का फोन रिसीव नहीं किया गया जब उन्होंने हेल्पलाइन में कॉल किया और इसी वजह से राहुल गांधी भड़क उठे और जिला अधिकारी को उन्होंने आड़े हाथों ले लिया। रायबरेली के दौरे पर राहुल गांधी पहुंचे और यहां पर यह स्थिति बन गई जब जिलाधिकारी को उन्होंने जमकर फटकार लगा दी। तो दिशा की महत्वपूर्ण बैठक ली राहुल गांधी ने और हेल्पलाइन पर जब कॉल किया राहुल गांधी ने तो कॉल उनका रिसीव नहीं हुआ। तो राहुल गांधी ने यही समझा कि इसी तरह से, इसी ढर्रे से कुछ काम होता है। इसी वजह से उन्होंने जिलाधिकारी को आड़े हाथों लिया, जमकर फटकार लगाई और इसके बाद डीएम के सामने राहुल गांधी ने तमाम दिशा निर्देश दिए हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली पहुंचे और रायबरेली में क्या व्यवस्थाएं हैं ये निरीक्षण उन्होंने किया और जो अधिकारी वहां पर मौजूद थे, चूंकि दिशा कमेटी की बैठक ली, अध्यक्षता की राहुल गांधी ने, तो तमाम निर्देश राहुल गांधी ने दिए हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे लखनऊ से हमारे सहयोगी चंदन वर्मा लाइव जुड़ गए हैं। चंदन, राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली पहुंचे और यहां पर जो व्यवस्थाएं हैं वो ठीक उन्हें लगी नहीं, उनका फोन भी रिसीव नहीं हुआ। इसके बाद अधिकारियों को और क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने, स्थिति वहां पर क्या निर्मित हो गई, विस्तार से बताइएगा। बिल्कुल, देखिए कल जिस तरह से राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचे थे, उसके बाद पहुंचने के बाद तमाम जो जनसभाएं थी, जो मीटिंग थी, जो लोगों से मिलना मिलाना था वो किया। उसके बाद दिशा की एक बैठक थी, उस बैठक में पहुंचे और राहुल गांधी ने 181 जो टोल फ्री नंबर है उस पर कॉल किया। उनका कॉल नहीं रिसीव हुआ। वही जो जिलाधिकारी हैं हर्षिता, उनसे भी उस पर उनकी बात हुई और तमाम तरह की जो बातें थी वो उन्होंने, हालांकि सरकार को घेरने का उन्होंने प्रयास किया। उनका साफ तौर पे कहना था कि सरकार 181 जो ये टोल फ्री नंबर है, इससे कॉल नहीं पिक हो रहा है, तो सरकार की क्या व्यवस्थाएं हैं, किन तरह से जो जनता है उसकी लिए क्या व्यवस्थाएं, इनको लेकर तमाम तरह की राहुल गांधी ने बात किया। हालांकि 9 सीटों पर चुनाव है, इसको भी लेकर योगी आदित्यनाथ की सरकार पर उन्होंने तंज कसा। उनका साफ तौर पे कहना था कि जब 181 पे कॉल नहीं लग रहा है तो ऐसे में कई तमाम टोल फ्री है, वो चाहे 10 की बात करी जाए, चाहे 112 जो है कॉल डायल 112 है उससे भी कॉल, तो ऐसे तमाम तरह की जो मुद्दे थे उन पर भी सरकार को घेरने का प्रयास किया। हालांकि राहुल गांधी का इससे पहले भी कई दौरे रहे और उसमें भी कई उनको कमियां दिखाई दी। हालांकि उन कमियों को लेकर लगातार वो सरकार को घेरने का प्रयास करते हैं। हालांकि लेकिन जिस तरह से टोल फ्री पर उन्होंने कॉल किया, उनका कॉल नहीं रिसीव हुआ, तो ये सबसे बड़ी बात है कि जो बिल्कुल, राहुल गांधी जब यहाँ पहुंचे तो स्थिति उन्हें ठीक नहीं लगी। इसी वजह से उन्होंने सरकार को आड़े हाथों लिया और दिशा निर्देश भी अधिकारी को दिए। बहुत शुक्रिया आपका चंदन, जुड़ने के लिए, जानकारी पहुंचाने के लिए। और इसी के साथ दोपहर 2 की 5 बड़ी खबरों में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।